डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बेली आपको खुशामदीद कहता है और इस्लामाबाद आऊँ और अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान से ना मिलूँ, ये किस तरह मुमकिन है। और ये नहीं कि अभी जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनी है डॉक्टर साहिबा, एक काफ़ी दहाई से ऊपर मुख्तलिफ़ चैनलों में डॉक्टर साहिबा हमेशा फोर फ्रंट पर रही हैं और इस वक्त भी तहरीक इंसाफ की वो जो आमतौर पर हमारे कप्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो टर्म इस्तेमाल करते हैं खिलाड़ी की, तो सेंटर फॉरवर्ड में हर महाज पर खेल रही हैं डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहब, इस वक्त तो एक ठीक है कि एक साल आपकी गवर्नमेंट को हो गया था, लोग कारकर्दगी पे सवाल भी कर रहे हैं, आपकी जामिया रिपोर्ट की भी एक झलक देखी है, लेकिन इस वक्त तो हमें जो पूरे कौम मुल्क को बालातर होके कश्मीर महाज को देखना चाहिए। आप समझती हैं कि जो अब तक सलामती कौंसिल का किरदार लोग तवक्को ज़्यादा कर रहे थे, वो तो समझ रहे थे कि जी बड़ी धुआंधार, जिस तरह हम लोग बोलते हैं धुआं करारदाद आ जाएगी, तो आप अभी तक कश्मीर के हवाले से हमारा मीडिया, ख़ासतौर पर आपकी मिनिस्ट्री और ख़ारजी महाज पर आप समझती हैं कि तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी जहाँ थी वहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको इस्लामाबाद में वेलकम कहती हूँ। मैं हमेशा आपको एक ऐसे सहाफ़ी के तौर पे देखती हूँ जिससे हमेशा अपनी ज़ात की बजाय काज को एड्रेस किया और वो नेशनल काज है, तो इसके लिए मैं आपको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। उस नेशनल काज के साथ जुड़ा जो कश्मीर इशू है, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक तरफ जज्बात एहसासात हैं और एक तरफ हक़ाइक़ हैं और ज़मीनी हक़ाइक़। इन सब चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो एक ऐसा इशू जो बैक बर्नर पे था और जो 50 दहाइयों में 5 दहाइयों में 50 साल तकरीबन अरसा हुआ, उसको उसी यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पहुंचाने के लिए क्या क्या जदोजहद हुई। और यह नहीं था कि वो हुकूमतें इनकम्पिटेंट थी या वो कर नहीं पा रही थी, वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन गैप था। और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे विजनरी लीडरशिप ने उस इशू को इंटरनेशनल इशू बनाया, क्योंकि मोदी का जो जिस वक्त उसने ये यूनिलैटरल मकरू स्या अमल किया, उसको था कि पाकिस्तान अपने मसाइल में उलझा हुआ है, इकनॉमिक फ्रंट पे हमारे हैं, अपोजिशन डीपोलराइज है, हम यूनिटी नहीं है, तो ये बेहतरीन मौका है कि हम इस तरह का कोई एडवेंचर कश्मीर में कर लें। और ख़ास तौर पे जब सदर ट्रंप ने कश्मीर पे सालसी के लिए पेशकश की, तो उसने प्रीएम्प्ट कर लिया उस सालसी को कि सॉल्यूशन को उस पर अमल दरामद से पहले उसने एक अपनी जो स्पेसिफिक इंतहा पसंदी और रियासती दहशत गर्दी का बयानिया है उसको फॉलो करते हुए चाल तो नहीं थी ट्रैप लेने के लिए कि हम तो इसके चाह रहे हैं सालसी की तरफ इन्हें लगा दें और ख़ुद उसने जैसे पीठ पे चढ़ा हो। नहीं, अगर ये चाल होती तो सदर ट्रंप का मुसलसल ये बयानात कि वो इस इशू को रिज़ॉल्व करेंगे या वो तमाम जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको वो बार बार, आप भी जानते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की तबीयत को और मिजाज को, और वो कोई चीज़ जब तक उसकी फिरकी में फ़िट नहीं होती वो इतनी आसानी से उन चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं करते, और जब वो फिट हो जाती है तो फिर वो ना अपने किसी अदारे की सुनते हैं और ना फिर पैरेलल कोई नैरेटिव उनके आगे सेल होता है। वो वही होता है जो उनका दिल कह रहा होता है, दिमाग से वो कम और दिल से ज़्यादा सुनते हैं। उन्होंने जो ये जितना भी अग्रेसिव स्टांस लिया है और बार बार लिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने 2 मरतबा टेलीफोन किया है और फिर ट्वीट जो उनके आए हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ बैनुल अक़वामी सतह पे कम्युनिकेट करने में कामयाब रहा है। लेकिन एक शिकायत हमेशा ये भी तो रहती है डॉक्टर साहिबा कि जो हमारे मुस्लिम उम्मा है, खैर उन्होंने तो खैर फ़लस्तीन के लिए भी जो उन्हें करना चाहिए था नहीं किया, और अभी भी हम लोग तो सबसे बढ़कर जहाँ यमन में कोई मसला हो हम आ जाते हैं, शाम हो, इराक़ हो, जद्दा हो, हम फ़ौरन दौड़ते हैं। लेकिन जो कश्मीर का 70,000 की शहादत खून रिस रहा है, उस पर मुस्लिम ममालिक, अब इसमें भी हमने देखा जो 15 थे ममालिक जिनमें 10 गैर वो, और उसमें जो है रवैया जो था वो उनका वो नहीं होता जो
होना चाहिए एक बरादर इस्लामी मुल्क की हैसियत से? फिर हम शिकवा क्यों करें वेस्ट से और जर्मनी से और फ्रांस से और अमेरिका से और बरतानिया से? मिजाज साहब, इसमें पहले तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। ये जो इजलास था, ये विद इन 48 आवर्स हमारे फॉरेन मिनिस्टर के ख़त लिखने के बाद ये बुलाया गया, और इसमें आपके सिर्फ 5 P5 जो मुस्तकिल मेंबरान थे उनकी क्लोज डोर इंटरेक्शन थी, और ये पाकिस्तान की सफारती सतह पे बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि आज तक हम क्यों नहीं ये कर पाए थे पिछले 50 साल में कि ये P5 ममालिक में से कोई ना कोई उसको वीटो कर देता था और वो करने नहीं देता था। ये पहली दफ़ा हुआ कि चाइना उसमें एप्लीकेंट था, और जिसने रोका नहीं वो अमेरिका था। यानी अमेरिका ने अगर स्टैंड लेके या रशिया आपको वहाँ पे हक ना देता कि वो मसला जो है क्लोज रूम में डिबेट हो, डिस्कस हो, और वहाँ सलामती कौंसिल का इजलास बुलाना ही पाकिस्तान की फतह है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका मौक़िफ़ जो है, जो हक और रसूल पे मबनी मौक़िफ़ है, दुनिया ने उसको माना। और हिंदुस्तान का बयानिया मुस्तरद हुआ, जो वो बार बार ये कह रहा था कि ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। इस इजलास का मुनक्किद होना आपके उस बयानिए के साथ दुनिया का एग्री करना है कि नहीं, ये मुतनाज़ा इलाका है, ये कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इसलिए जो रेजोल्यूशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके मुताबिक पाकिस्तान चाहता है कि वो 11 रेजोल्यूशंस जो उन्होंने खुद पास किए हैं उस पर अमल हो, और इसमें हम कामयाब रहे दुनिया को सेंसिटाइज करने में। अब आपका दूसरा जो पहलू है कि उसमें मुस्लिम उम्मा का जो रोल है, देखिए एक है OIC का रोल। OIC को एक इफ़ेक्टिवली आगे बढ़ के बीइंग अ मुस्लिम इस इशू को ओन भी करना चाहिए और फ्रंट फुट पे आके सपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन अब दुनिया का जो एंगेजमेंट स्ट्रेटजी है वो मुझे सब बदल चुकी है। दुनिया अब जो है वो म्यूचुअल बेनिफिट्स पे चलती है, खासकर ट्रेड और अपने चूँकि इंडिया तकरीबन 1.5 अरब की इकॉनमी बनने जा रही है, तो उस 1.5 अरब का जो मुल्क है उसमें स्टेक हैं बहुत सारे रीजन के मुल्कों के, और स्पेशली जो मुस्लिम ममालिक की इन्वेस्टमेंट है हिंदुस्तान में। इसका मतलब है कि आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है सुप्रीम हो गया आपके उस मुस्लिम आइडियोलॉजी पे और उस नैरेटिव पे कि जो हम कहते हैं कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और जिस्म के किसी एक हिस्से में अगर तकलीफ़ होती है तो दूसरा हिस्सा उसको महसूस करता है। तो इस सूरत हाल में ये तकलीफ़ दे बात है, लम्हा फ़िक्री है, और ये फ़लस्तीन में भी आपने देखा, सीरिया में भी देखा, और फिर अल्टीमेटली अभी भी आप देख रहे हैं कि किस किस्म की ये सिचुएशन है जिसका हम शिकार हैं। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मुजाहिद विल्डी डॉन न्यूज़ में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। मेरी मेहमान है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान। फ़र्क ये आया है कि माजी में हमसे भी गलतियाँ ये हुई कि कुछ हमने मुहिमजू अनासर को छोड़ दिया, जिन्हें हम कहते थे ना नॉन स्टेट एक्टर, और अमेरिका 9/11 के बाद बड़ा सेंसिटिव हो गया था दहशतगर्दी के हवाले से। लेकिन अब ये जो मेरे ख्याल में खुद माजी में कुछ गलतियाँ तो हमसे हुई, इसलिए भी एक तहरीक की आज़ादी कश्मीर को नुकसान पहुँचा, जो मैंने नॉन स्टेट एक्टर का कहा या कुछ मुहिमजू तंजीमों का या मुहिमजू अफराद का। देखिए यही वो हमारा फेलियर है जो पिछले 10 साल जो थे, जिसमें कश्मीरियों की जो आज़ादी की तहरीक थी और जो उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मुतालबा था, दुनिया में हिंदुस्तान उसको एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट, एक इस्लामिक टेररिज़म के तौर पे मुतारफ़ करवाता रहा। और ख़ुसूसन साबका आपके 5 साल जो थे उसमें पिछली हुकूमत ने 4 साल अपना वज़ीर ख़ारजा ही नहीं रखा, और वो जो यकतरफ़ा बयानिया था वो दुनिया में बिकता रहा
और कश्मीरियों का जो हकीकी मौक़िफ़ था वो दुनिया तक पहुंच ना सका, क्योंकि एक जनरेशन गैप है ना। आप देखें कि जो आज से 15 साल पहले एक नस्ल थी कश्मीरियों की, 15 साल बाद एक नई नस्ल आगे आई है। खासतौर तो पे बुरहान वानी के बाद जो एक नया जो यूथ है, जी हाँ। इस ऐसी सूरत हाल में जो हुकूमत पाकिस्तान थी उसको दुनिया को कन्वे करना था, कम्युनिकेट करना था, जो कश्मीरियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियाँ और जुल्म थे वो बताने थे, और दे फेल टू डू दैट। उल्टा क्या हुआ कि हम मुँह उठा के उसके मोदी जो गुजरात का बुचर था, जो मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्वस था, जो समझौता एक्सप्रेस के का माइंडसेट था, जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत में सबसे कलीदी किरदार अदा किया, हम जाके उसकी ओथ टेकिंग में पहुंच गए, तू ना मान मैं तेरा मेहमान। फिर उसके बाद हमने उसको तमाम प्रोटोकॉल नॉर्म्स को वायलेट करके अपने घर में बुला लाहौर के का जो मैं बुलाया, पगड़ियों के तबादले किए, वो गुलाबी पगड़ियाँ तबादले में दी और ली, साड़ियों के तबादले हुए यहाँ। उसका नुकसान आपके कश्मीर काज पे हुआ, क्योंकि जो कश्मीरी था, जो हिंदुस्तान के उस रियासती दहशतगर्दी के जो इनिशिएटिव्स थे उनके खिलाफ चट्टान बन के खड़ा था, जो जदोजहद कर रहा था, वो डीमोरलाइज हुआ। और उसने कहा कि जिस पाकिस्तान ने मुझे स्ट्रेंथ देनी है, जिस पाकिस्तान ने मेरी आवाज़ बनना है, जिस पाकिस्तान ने मेरी ताकत बनना है, वो हिंदुस्तान के साथ गुडी गुडी हो गया, कंप्रोमाइज़ कर रहा है। और मैं जो है वो पिस रहा था, उसको लहू लुहान था कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंग रही थी, किसी फोरम पे कश्मीर का जिक्र नहीं हो रहा था। और अनफॉर्चुनेटली वो मसला जो था दुनिया के फोरम पे वो एक बैक बर्नर पे चला गया, और एक नेगेटिविटी अबाउट कश्मीरीज जो आपने जिक्र किया नॉन स्टेट एक्टर्स का। देखिए, नॉन स्टेट एक्टर्स वहाँ पे आप उनको कहेंगे जहाँ वो रियासती रिट को चैलेंज कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो थे पाकिस्तान की स्टेट की रिट को मान नहीं रहे थे, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करके जिसको कर्टेल करना, दीवार से लगाना, नो गो एरियाज़ को ख़त्म करना और दहशतगर्दी के कैंसर को जड़ से उखाड़ना हमारी जिम्मेदारी थी। अब कश्मीर के जहाद में वो नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं खिला सकते, वहाँ रियासत दहशतगर्दी कर रही है आपके उन 8 मिलियन इंसानों के ख़िलाफ़। वहाँ पे वो उनके बुनियादी फंडामेंटल राइट्स को कत्ल कर रही है, वहाँ पे उनकी एथनिक क्लिनजिंग हो रही है, वहाँ उनको जो है एक RSS आइडियोलॉजी, मुस्लिम कुछ जो किलिंग्स हैं एक माइनॉरिटी के तौर पे, वो एक अपना इंतहा पसंद हिंदू की सोच को उस वादी में प्रमोट कर रही है। तो वहाँ फिर नॉन स्टेट एक्टर नहीं होगा, वहाँ फिर मुजाहिद होगा। लेकिन इन हालात में वो मुजाहिद जो हैं, जो पाकिस्तान से जाके वहाँ कोई कश्मीर काज के लिए काम करते थे या कर रहे थे, पाकिस्तान ने इस वक्त बड़ी स्ट्रेट और क्लियर पॉलिसी वाज़ा कर दी है कि हमने विद इन बिल्ड कश्मीरी जो रेजिस्टेंस है उसको सपोर्ट करना है, बाहर से हम कोई सपोर्ट वहाँ पे नहीं देंगे। फिर वो जुलाई 2016 में बुरहान वानी के बाद साबित भी हुआ कि कितनी लाखों की तादाद में नौजवान कश्मीरी निकला। क्योंकि अब वो जो यूथ है वो एक ऐसे माहौल में वो यूथ परवान चढ़ी है, जिन्होंने अपने सामने कत्ल होते लोग देखे हैं, जिन्होंने अपने सामने जो है अपनी बहनों की बेहुरमती होते देखी है, जिन्होंने जो है वो अपनी माओं की पामाली देखी है, जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को ज़ख्मी होके बेयारो मददगार लावारसों की तरह मरते देखा है। तो वो नस्ल दर नस्ल जो खून रेजी है, अब ये जो नस्ल आई है ये बागी नस्ल है, ये वो नस्ल है जो हिंदुस्तान के उस पूरे सिस्टम से बगावत करके अपनी जान हथेलियों पे लेके खड़ी है, और वो किसी सूरत में पीछे नहीं हटेगी। आपको इल्म है डॉक्टर साहिबा के सामने गुफ्तगू का जो बहाव है उसमें ब्रेक लेना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है।
डाउनू ने एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। खारजी महाज पर ठीक है, लोग उसको अप्रिशिएट करें। दाखिली तौर पर आम तौर पर आप ये कहते रहे कि जनाब जो उन्होंने माजी के जो मलबा था वो आप पर गिरा, कर्ज़ों की शक्ल में, महंगाई की शक्ल में और बहुत सारी शक्ल में। तो एक साल की जो आपने रिपोर्ट तैयार की, लेकिन उसमें कहना सबसे अहम इशू शायद आम लोगों को जो तंग करता है वो महंगाई है। मसलन वो अगर प्याज लेने जाएगा, टमाटर लेने जाएगा, आलू लेने जाएगा, घी लेने जाएगा, पेट्रोल लेने जाएगा, उसको ये नहीं है कि जी सर्कुलर डेप्ट क्या होता है, उसकी समझ में ही नहीं आता ये क्या होता है। उसकी समझ में ये नहीं आता कितने खरब के यूं लिए गए तो हमें सूद में इतने देने। तो एक आम आदमी ये समझता है कि जो जिसने खान साहब को बड़ी तादाद में वोट दिया, शहर कराची में जो MKM के हाथ में था वहाँ आपके 14 MNA और आपके 30 MP आए, लेकिन देखें बारिशें हुई तो वहाँ क्या तबाही बर्बादी आई, लोग डूब गया कराची। तो इस हवाले से लोग समझते हैं कि जो वोट लोगों ने झोली भर भर के आपकी पार्टी को दिए थे, महंगाई के हवाले से, ख़ासतौर पर जो बारिशों के हवाले से, मैं ख़ासतौर से सिंध का भी जिक्र करूँगा, उसमें उनको उस तरीके से रिलीफ नहीं मिला। डॉक्टर साहिबा, दो चीज़ें मुजाहिद साहब, पहली बात तो ये है कि जो महंगाई और बेरोज़गारी, ये दो वो अहम इश्यूज़ हैं जिन्होंने इस वक्त पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है, और इसका शिद्दत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एहसास है। और जितनी भी हमारी मीटिंग्स होती हैं उनमें सबसे अहम इशू ही ये होता है कि मेरे वो महंगाई के शिकंजे में जकड़े लोग जो हैं उनको रिलीफ देने के लिए फील गुड फैक्टर्स, आम जो पाकिस्तानी शहरी है उसकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए वो प्रोजेक्ट, मंसूबे, इनिशिएटिव वो सारे सामने लाएं। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये जो एक साल था, कौम की ज़िंदगियों में मुश्किलें आती हैं, मसाइल आते हैं, और कौमें हमेशा उन मसाइल से निकलने के लिए कुर्बानियाँ देती हैं। ये पाकिस्तानी कौम की बहुत बड़ी कुर्बानी है कि इन मुश्किल तरीन हालात में भी लोग जो हैं वो उस मुश्किल का सामना करते हुए एक बेहतर पाकिस्तान और रोशन पाकिस्तान की उम्मीद इमरान खान से लगा के बैठे हुए हैं। और मुझे यकीन है, और मैं आपको ये आज बावर करवाती हूँ कि इंशाल्लाह इमरान खान उनको मायूस नहीं करेंगे। लेकिन एक साल में हुआ क्या, क्योंकि आपने देखा कि एक कर्ज़ों में डूबा पाकिस्तान, एक लड़खड़ाती मैशत, एक बैंक दिवालिया होता पाकिस्तान, एक आपका ओवरऑल हर इंस्टीट्यूशन कोलैप्स और तबाही हर सतह पे। आप एक वो कह लें सूडो किस्म का, यानी गैर हकीकी आपके तमाम इनिशिएटिव्स, मेगा प्रोजेक्ट्स जिनकी आप इस मुल्क को ज़रूरत नहीं थी इस वक्त, जब वो मुल्क कर्ज़े लेके कभी मेट्रो नहीं बनाते, कर्ज़े ले लेके ऑरेंज ट्रेनें नहीं बनती, ओवरहेड नहीं बनते, वो उस मुल्क की इकानमी बनाती है जिसकी इकानमी में स्पेस होती है, और वो मुल्क अपने टैक्स पेयर के पैसे से फिर उठता है और अपने लिए इस किस्म की लेविश सहूलियात जो हैं उसका तरजीहात तय करता है। लेकिन हम उस चक्की में पिस गए और एक साल लगा हमें उस प्रोसेस के अंदर से निकलने के लिए। अब जब हम एक साल मुकम्मल करने के बाद, जो मैं बार बार कह रही हूँ और एक दफ़ा फिर कहूँगी कि ये क़याम पाकिस्तान से लेके इस्तेहकाम पाकिस्तान का जो सफ़र है, क्योंकि इमरान खान साहब को जो आप कह रहे हैं लोगों ने झोलियाँ उठा उठा के वोट दिए, वो दिए इस मुल्क के इस गले सड़े निज़ाम को बदलने के लिए, वो दिए इस मुल्क में इंसाफ के लिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए। तो एक साल में हमने वो क़याम पाकिस्तान का जो मकसद था उसको इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ जोड़ा, और एक साल हम इस पाकिस्तान को उस सिस्टम की कोताहियाँ और नालायकियों से निकाल के एक नया पाकिस्तान के तौर पे खड़ा किया। अब अगला साल, लेकिन डॉक्टर अगर मुझे आप इजाज़त दें इस मरहले में, देखिए आप लोग हैं पॉलिटिकल लोग, आप जब लोगों के पास जाते हैं आप उनकी नब्बास को जानते हैं। अब जो मईशत बदकिस्मती से वो इकनॉमिक मैनेजर्स होते हैं, अब मसलन जैसे टैक्स का निज़ाम वो नहीं समझते, CBR, ये आम आदमी तो बेचारा धूप गर्मी में बिजली के बिल भी देता है, पानी के बिल भी देता है। कुछ इस तरह ये हुआ, कुछ इक़दामात ऐसे करे आप इकनॉमिक मैनेजर ने कि लोग, आम आदमी डर खौफ करने लगा, वो कहने लगा। और उससे देखिए जी अभी स्टेट बैंक का आया कि जी 700 अरब रुपए लोगों ने निकाल लिए,
बड़े लोग तो अपने नाम अकाउंट ही में नहीं रखते। तो मेरा ये ख्याल है कि जो पॉलिटिकल लोग थे, आप तो ये समझते हैं ना कि कौन चीज़ें लोगों को हर्ट करती हैं और आपको जवाब देना होता है। इकोनॉमिक मैनेजर अवामी नहीं होते, इसलिए वो पॉलिसियाँ बनाते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखते। और इसमें ख़ास तौर पर देखें, नैप में किसी ने कोई रद्दमल का नहीं किया, बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जा रहे हैं, लेकिन एक खौफजदगी आई है डॉक्टर साहब। उसमें जो मुजाहिद साहब आपने कराची में पानी का जिक्र किया, उसका जवाब पहले दे दूं फिर मैं। देखिए, ये देखने की ज़रूरत है कि कराची में जो आपके इलेक्टेड MNAs हैं उनके पास इख्तियार क्या है। सूबाई हुकूमत जो है वहाँ पे पीपल्स पार्टी की है, जो आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं वो आपकी MQM की हैं, जो हमारी अलाई पार्टी है। वहाँ पे 10 साल से जो जमात हुकूमत में है, उसने उन 10 सालों में जो वहाँ डिज़ास्टर क्रिएट किया, और एक मेट्रोपॉलिटन शहर जो था, दुनिया का एक फास्टली ग्रोइंग सिटी, जिसकी प्लानिंग कोई ना हुई, जो मोहनजोदड़ो बनता गया, और जो रोशनियों का शहर था वो अंधेरों में डूब गया, और वहाँ जो समंदर की जिसकी पहचान था वो आज करप्शन के समंदर में गोते खा रहा है। और वो शहर जो है वो पानी नहीं है, वो जो लोग उसमें डूबे हुए हैं वो करप्शन के समंदर में डूबे हुए हैं। क्योंकि अगर वो पैसे जो कराची में जिस मकसद के लिए वो प्रोजेक्ट्स प्लान हुए, पैसे रिलीज़ हुए, लेकिन नीचे ग्राउंड पे नहीं लगे, और वो बदकिस्मती से अवाम अब उन मुश्किलात और मसाइल से गुज़र रहे हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमने उनके ये आलमोस्ट जो है वो 100 अरब के करीब एक पैकेज जो है वो प्लान किया है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाहते हैं कि कराची पूरा एक नए सिटी के तौर पे मर्ज हो, और उसके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, रेलवे के इशू हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन के इश्यूज़ हैं, गैस के इश्यूज़ हैं, ओवरऑल आपका जो कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं वो बेहतर हूँ। और हम उसे अपनी मुआशी शहरक कहते हैं। अगर शहरक सारा टाइम पानी में चौक रहे या इस किस्म के कीचड़ और गंद के अंदर सफोकेट रहे, तो फिर वो पूरा जिस्म जो है कोलैप्स होता है। तो लिहाजा कराची नंबर 1 तरजीह है हुकूमत की, लेकिन उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो रोल है वो उसको अदा करना है। दूसरी बात जो आपने की, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आम बंदा जो है उसकी ज़रूरत की जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको, उससे दिलचस्पी है अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी और एक बाइज़्ज़त लिविंग, उसको इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसमें अब है क्या कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सास प्रोग्राम के नाम से 192 अरब रुपया उस प्रोग्राम की मद में इस हुकूमत ने रखा है, जो इस साल खर्च होने जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि वो अंडर प्रिविलेज्ड, मुस्तहिक, नदार, पिसा हुआ आम पाकिस्तानी जो है वो उसको रिलीफ दिया जाए। वो पनाहगाह का प्रोग्राम हो, वो आपका राशन कार्ड का हो, वो उनके लिए हेल्थ कार्ड हो, वो उस लेकिन इसका वो कार्ड ना हो कि लोग आज जो जैसे वो बेनजीर सपोर्ट इनकम कार्ड जो था, मसलन अगर ये सूरत हाल होती तो कम से कम 10 लाख औरतें तो शायद बेहतर नजर आती। लेकिन मेरे ख्याल में मुजाहिद साहब ये किया गया कि इसको पॉवर्टी स्कोर को नादरा के रिकॉर्ड के साथ जोड़ा गया। अब कोई भी शख्स ID कार्ड अपना डाले तो उसको उसके लिविंग स्टैंडर्ड के मुताबिक अपना पॉवर्टी स्कोर इंडिकेट हो जाएगा। वो नादरा के रिकॉर्ड में आगे प्रोसेस ही नहीं होगा जो उस पॉवर्टी लाइन से ऊपर होगा, वो होना ही पॉवर्टी लाइन से नीचे लोगों के लिए। तो ये एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हम उनको वो फैसिलिटीज़ देने जा रहे हैं। हाउसिंग सेक्टर की मोबिलाइजेशन होने जा रही है। आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि जब तक इकॉनमी मोबिलाइज नहीं करेगी, आपका जो इन्वेस्टर है वो पैसा नहीं लगाएगा। लोग नोट मैट्रेसेस के नीचे रख के जा लेटे हैं उनके ऊपर, ना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नैब का जो खौफ है लोगों को, वो एक मसाइल है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आज नैब ये कहती है कि हमने 345 अरब रुपए जमा किए हैं। लोग कहते हैं जी एक बंदा, मैं नाम दिलाना चाहूँगा, कौन 410 और 12 अरब रुपये तो
उसका आपने जो है उससे बार्गेन कर ली, वो पता नहीं कहाँ गया। यानी एक एक आदमी के पास 400 500 अरब है, नैब ने कुल टोटल लिए 345 अरब रुपए। तो लोग भी जो है, और वो जो अरबों खरबों रुपया जो 400 बाहर बैंकों में पड़ा हुआ है, उसमें उसमें ये होता है मुजाहिद साहब कि जब नैब किसी से प्री बार्गेन कर लेती है तो वो कमिटमेंट्स होती हैं, वो टाइम फ्रेम के साथ जुड़ी होती हैं, वो इमीडिएट उसमें नैब को वो रिकवरीज नहीं आती हैं, लेकिन वो प्लेजेस हो जाती हैं और वो आनी होती हैं। 426 अरब की उनकी अब तक की रिकवरी है, पिछले साल की उनकी 10 अरब की है जो उन्होंने प्रैक्टिकली रिकवर करके ख़जाने में जमा कराया। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपके इंस्टीट्यूशन एम्पावर हुए हैं, अदारों ने काम करना शुरू किया है, लेकिन उन अदारों के साथ साथ हुकूमत का हर महकमा आवाम के फलाह बहबूद के इनिशिएटिव्स में काम करता नज़र आएगा तो तब्दीली नज़र आएगी। और यही वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बार बार अपनी कैबिनेट को हिदायत हैं, एक एक मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस को वो एवेलुएट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड उन्होंने आगे जो है फैसले करने हैं। और यही मुझे यकीन है कि जिस तरह वो एक एक खिलाड़ी पे नज़र रखे हुए हैं अपने, और किसी के पास गलती की गुंजाइश नहीं है, हर एक को आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसका ज़ामन बनना है और अपने अमल से ये साबित करना है कि वो पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त मुश्किलात से निकालने के लिए सीरियस है और मुखलिस है, और यही हमारी जिम्मेदारी अगर है। मैं आपसे तो गुफ्तगू अगर हो तो माशाल्लाह हर सवाल पर आपसे, और है भी इशू इतने बड़े, अगर ये कंक्लूडिंग क्वेश्चन करूं कि आज चलें, आज तो मैं 18 अगस्त 1 साल हो गया, तो मैं ये उम्मीद रखूं कि जब अगले साल जब 2 साल हो जाएंगे और यकीन वो कहेंगे कि आपका मुद्दत का जो है 40% का गुजर गया, तो वो जो आपने एक करोड़ घर या मुलाजमतें या जो सब कह रहे हैं, तो उस वक्त हम ये समझें कि 2 साल बाद आप ये कहेंगे कि हाँ ये रहे 25 लाख लोग जिन्हें हमने घर दिए, ये जो थी पावर्टी हमने 20% कम की, ये जो महंगाई थी हमने इतनी कम की। तो उसके बाद आप समझ रहे हैं कि जिस रुख पर आप काम कर रहे हैं उसमें 2 साल बाद, 1 साल में तो चले गुंजाइश रहती है अभी नहीं, उसमें भी आप ये देख लें कि जब हम आए थे तो रिकॉर्ड तजारती खसारा था, रिकॉर्ड माली खसारा था, रिकॉर्ड आपका जो है वो फिस्कल डेफिसिट था। इन सारी चीज़ों पे हमने ओवरकम किया है, और पाकिस्तान की तारीख का जो बदतरीन खसारा हमें मिला, आज पाकिस्तान ने 1 साल में इस हुकूमत ने 30% अपना खसारा कम किया है, और ये आपकी अचीवमेंट है। जो आपकी एक्सपोर्ट्स ज़ीरो पे थी, आपने उनको बढ़ाया और इंपोर्ट को कम किया है, और वो जो गैप था आपने उसको बैलेंस किया है। आपके रेमिटेंसेस जो उस वक्त थे वो उनकी तादाद, और आज 1 साल के बाद आपने उसमें वाजिया इजाफा किया है। आपकी जो उस वक्त फॉरेन रिज़र्व थे जो हमें 3 बिलियन पे मिले, जो कि किसी भी मुल्क के लिए 1 हफ्ते से भी कम फॉरेन रिज़र्व थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक साइजेबल हद को टच कर चुके हैं। तो जो हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसमें हमने अचीवमेंट की हैं। हाँ, अब उनका टिकर डाउन इफेक्ट, नीचे आवाम को कैसे फ़ायदा पहुँचे, उनको किस तरह ये महंगाई से रिलीफ मिले, किस तरह उनके लिए नौकरियां ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, तो ये हर महकमे को प्राइम मिनिस्टर ने हदायत जारी कर दिया है कि वो अपने अपने महकमों में नौकरियों के लिए प्रपोजल्स बनाएं और उनको कैबिनेट में लाएं और उनका ऐलानात करें, ताकि जो बेरोज़गारी है इस मुल्क में वो कम हो और लोगों के इस वक्त जो मसाइल हैं उनको कम करने में हुकूमत जो है वो अपना किरदार अदा करे। अब आपको इल्म है, मैं कोई 2 दहाई से तो इंटरव्यू कर रहा हूँ, बेशुमार लोग हैं जिनसे आर्गूमेंट भी कर सकता हूँ, डॉक्टर साहिबा से भी मुलाकात की है, लेकिन ये अगर मैं समझूं कि कोई मैं एक सवाल के बाद दूसरे सवाल से इनको कन्फर्ट करूँगा, या ये जो होता है ना कि आमतौर पे हमारे एंकर भी जो हैं अपने एक ये समझने लगे, नहीं जी एक इस सवाल के जवाब से मैं मुतमईन नहीं, एक और सवाल है, तो कम से कम डॉक्टर साहब के सामने मैं एतराफ़ कर लूँ कैमरे के सामने, ये नहीं हो सकता। मुझे इल्म है कि इस्लामाबाद में हों और इतनी बहुत सारी वजारतों की जो कारकर्दगी है उसकी तर्जुमानी, फिर दाखिली माज और ख़ास तौर पर जो इंफॉर्मेशन मीडिया का रोल होता है ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से, उस तमाम में भी उन्होंने वक्त निकाला, इसलिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ इन्होंने वक्त निकाला। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच जी, एंड इट्स ऑलवेज प्लेजर एंड ऑनर कि आपके साथ मुझे रहनुमाई मिलती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि
डॉन टीवी और आप ये पाकिस्तान का फेस हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब।